हे एवरीबॉडी, हेलो एंड वेलकम बैक टू चैनल इन्फो आइलैंड। सो गाइस, आज आपका हो गया है 11th ऑफ अगस्त और आज का आपका आरआरबी एनटीपीसी का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम कंडक्ट करवाया जा चुका है, जिसमें पूछे गए जितने भी जीके जीएस के क्वेश्चंस हैं जो कि आज के यानी कि 11 अगस्त के आपके आरआरबी एनटीपीसी के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए थे, वो सारे क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं। और आज के इस वीडियो में हम आपको पूरा यानी कि कंप्लीट एग्जाम एनालिसिस प्रोवाइड कराएंगे। वो सारे क्वेश्चंस जो कि आज के पेपर में पूछे गए थे वो बताएंगे, एंड नॉट ओनली क्वेश्चंस के आंसर बताएंगे पर उसके साथ साथ उससे एडिशनल कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भी आपको देंगे, जिससे कि अगर फ्यूचर में आपको उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जाता है देन यू विल बी इन अ पोजीशन टू आंसर दैट। ठीक है, अब जल्दी से वीडियो को शुरू कर लेते हैं और देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस आज यानी कि 11th ऑफ अगस्त के आपके आरआरबी एनटीपीसी के अंडर ग्रेजुएट यानी कि 12वीं पास जो पेपर हो रहे हैं उसका जो फर्स्ट शिफ्ट का आपका आज का पेपर हुआ है उसमें पूछे गए हैं। ठीक है, एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग जो कि मैं आपको हर बार बोलती हूँ अपने हर एक वीडियो में, गाइज जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करा करो। देर आर अ लॉट ऑफ पीपल जो कि चैनल पर आते हैं, वीडियो को देखते हैं, दे डू कॉमेंट ऑल्सो बट दे डू नॉट सब्सक्राइब समहाउ, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई। ठीक है, अगर आपको किसी चीज की कुछ लग रहा है दैट दैट इज नॉट देयर इन द वीडियो तो जरूर से कमेंट करो ना, वी विल लुक आफ्टर ऑल ऑफ दैट। ठीक है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर नए हो चैनल पे, और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी हिट कर देना, एंड इट इज फ्री फ्री फ्री, जल्दी से कर दो। बदले में आपको मिलेंगे इंफॉर्मेटिव वीडियोस रिलेटेड टू ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऑन अ डेली बेसिस। ठीक है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अब चलो वीडियो को शुरू करते हैं। ओके गाइस, सो द फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको पूछा गया था वो था एक सोसाइटी से रिलेटेड कि कब उसका गठन हुआ था। गाइस, ये जो सोसाइटीज हैं ये काफी सारी, और जो समाज वगैरह हैं ये काफी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो इससे रिलेटेड सारी ही आपको पढ़ लेनी है। और हमारा प्रिपरेटरी वीडियोस अगर आपने देखे होंगे एनटीपीसी के, तो उसमें हमने आपको ये सारे जितने भी जैसे आर्य समाज, ये हमारा सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इन सब के बारे में सबको बताया था। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं वीडियो का लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगी, जल्दी से जाके देख लेना, इट विल हेल्प यू अ लॉट। सो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, हु फाउंडेड सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। तो गाइज जो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी है, सबसे पहले बात करें कि इसका जो स्थापना हुई थी वो किसके द्वारा हुई थी, तो गाइज ये हुई थी गोपाल कृष्ण गोखले जी के द्वारा। सो गोपाल कृष्ण गोखले आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड वी टॉक अबाउट कि कहाँ हुई थी और कब हुई थी, सो गाइज 12 जून 1905 को हुई थी। और बात करें कब हुई थी, तो पुणे महाराष्ट्र में हुई थी। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना, आपसे पूछा जा सकता है। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ ड्राई एयर प्रेशर इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया। सो गाइस, जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया है वहां पर क्योंकि थार डेजर्ट है, उसकी प्रेजेंस है, तो प्रेजेंस ऑफ थार डेजर्ट होने के कारण वहां पे मेन कॉज होता है उस ड्राई एयर प्रेशर का, जो कि वहां पर फील किया जाता है, जो कि वहां पर एग्जिस्ट करता है। एंड ऑलमोस्ट अबाउट राउंड द ईयर वहां पर कुछ इसी तरह का एयर प्रेशर देखने को मिलता है। सो आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थार डेजर्ट। ठीक है, आप कह सकते हो द कॉज, मतलब द इफेक्ट ऑफ थार डेजर्ट, या फिर कॉज ऑफ द बिकॉज ऑफ थार डेजर्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन स्टेट्स शेयर अ बॉर्डर विद नेपाल। तो गाइस इंडिया की कुछ ऐसी 5 स्टेट हैं, ठीक है, एक नहीं दो नहीं बल्कि 5 ऐसी स्टेट हैं जो कि नेपाल के साथ बॉर्डर साझा करती हैं। अगर नाम की बात करें तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम। ठीक है, तो ये 5 ऐसे हमारे राज्य हैं इंडिया में जो कि नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा भी नेबरिंग कंट्रीज की वीडियो देखने हैं तो वो चैनल पर अवेलेबल है, जाओ जाके देखो, उससे आपको पता पड़ जाएगा कि कौन सी कंट्री के साथ इंडिया की कौन सी स्टेट सीमा साझा करती है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया था कि कंप्यूटर में वो कौन सा टूल होता है जिसके द्वारा हम डेस्कटॉप को कॉन्फ़िगर करते हैं। सो गाइस, कंप्यूटर में एक टूल होता है जिसके द्वारा हम कॉन्फ़िगर करते हैं, वो है कंट्रोल पैनल। ठीक है, तो कंट्रोल पैनल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंट्रोल पैनल ही कंप्यूटर का वो टूल होता है जिसके द्वारा आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो डेस्कटॉप को। नेक्स्ट आपको पूछा गया था विच इंडिया नेवी लैंडिंग शिप हैज रिसेंटली बीन कन्वर्टेड इनटू एन अंडर वाटर म्यूजियम। तो गाइज हमारी इंडियन नेवी की एक ऐसी शिप है
जिसको रिसेंटली एक म्यूजियम बना दिया गया है, अंडर वाटर म्यूजियम बना दिया गया है। तो अगर हम बात करें कि वो कौन सी लैंडिंग शिप है, तो गाइज वो है INS गुलदार। इफ आई एम नॉट प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग, इट्स INS गुलदार ओनली, ठीक है। गुलदर या गुलदार जो भी इसका प्रोनाउंसिएशन है, सो दैट इज द लैंडिंग शिप जिसको अभी रिसेंटली कन्वर्ट करा गया है और उसको एक अंडर वाटर म्यूजियम बना दिया गया है। ओके, नेक्स्ट आपको पूछा गया था लैन एज इन द लोकल एरिया नेटवर्क, इसका आपको मेन फंक्शन पूछा गया था। तो गाइज जो लोकल एरिया नेटवर्क होता है उसका कुछ फंक्शन होता है जो कि वो परफॉर्म करता है। वो होता है, वो कंप्यूटर्स जो होते हैं या फिर कुछ ऐसी डिवाइसेस जो होती हैं उन सबको लिंकअप करता है। लिंकअप से मेरा मतलब है, फॉर एग्जाम्पल देर आर 10 कंप्यूटर्स प्लेस्ड एट अ प्लेस इन अ लाइन, तो वो क्या करेगा, जितने भी वो जो 10 कंप्यूटर हैं उनको एक सिंगल लोकलाइज्ड एरिया में लिंक कर देगा, ठीक है। जितने भी वो 10 कंप्यूटर होंगे उनको वो सिंगल लोकलाइज्ड एरिया में लिंक कर देगा, और यही काम होता है लैन का, ठीक है। दूसरा, लैन क्या करता है, लैन फैसिलिटेट भी करता है द शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है, जिसमें आप अपनी रिसोर्सेज जितनी भी हैं, जैसे कि इंटरनेट हुआ, इंटरनेट का एक्सेस हुआ, फाइल्स हुआ, प्रिंटर्स हुआ, और भी कुछ ऐसी सर्विसेज हैं जो कि आप एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हो, वो अलाउ करता है while you are using LAN, ठीक है। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट yes, next we talk about communication and collaboration. So guys, communication and collaboration भी अच्छा होता है while you are using the LAN network, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे functions हैं, कुछ basic functions हैं जो कि LAN परफॉर्म करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स वर देयर इन द मॉक ड्रिल जो कि ऑपरेशन सिंदूर में कंडक्ट करी गई थी। गाइस, साल 2025 की शुरुआत में ही हमने एक ऑपरेशन सिंदूर देखा था, पूरे इंडिया ने फेस करा था while there was this war like situation going on between India and Pakistan। उस समय में ये ऑपरेशन सिंदूर कंडक्ट करवाया गया था। अब आपसे पूछा ये गया था कि ऐसे कितने डिस्ट्रिक्ट थे जहां पर वो जो मॉक ड्रिल करवाई गई थी। सो गाइस, 244 ऐसे डिस्ट्रिक्ट थे जहां पर वो मॉक ड्रिल परफॉर्म करवाई गई थी। मॉक ड्रिल का पार्टिसिपेशन हुआ था इन सब डिस्ट्रिक्ट में जब ये ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, ठीक है, जब ये पूरे इंडिया में ऑपरेशन सिंदूर कंडक्ट करवाया गया था। तो 244 ऐसे डिस्ट्रिक्ट थे टोटल जहां पर मॉक ड्रिल हुई थी। अब उनके नाम अगर आपको देखने हैं तो मैं लिस्ट प्रोवाइड करा सकती हूँ, और नहीं तो आप देख सकते हो कौन कौन से ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पर ये मॉक ड्रिल हुई थी। और ये जो मॉक ड्रिल हुई थी, इट वाज बेसिकली अ पार्ट ऑफ नेशन वाइड एफर्ट, जिससे कि इमरजेंसी की जो सिचुएशन उस समय में आ गई थी उसके लिए इंडिया को, इंडिया के लोगों को प्रिपेयर कराया जा सके, क्योंकि यू नो बहुत ज्यादा नया और बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है उन लोगों के लिए जिन्होंने इस तरह का सिचुएशन कभी देखा नहीं है। सो इट वाज बेसिकली नथिंग बट टू प्रिपेयर द नेशन एंड द सिटीजंस ऑफ इंडिया, वो मॉक ड्रिल कंडक्ट करवाई गई थी। नेक्स्ट आपको पूछा गया था R-C = N ग्रुप जो है ये, इसका नाम क्या होता है। सो बेसिकली इस ग्रुप का नाम होता है साइनो ग्रुप, जिसको हम नाइट्राइल ग्रुप भी बोलते हैं, ठीक है। सो साइनो गिवन है वो भी सही होगा, नाइट्राइल गिवन है वो भी सही होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होगा which brain disease is related to digestion। so guys, digestion क्योंकि एक ऐसी समस्या है जो कि कुछ लोग फेस करते हैं, ठीक है, उनको इंडाइजेशन का प्रॉब्लम होता है। तो डाइजेशन जो है बहुत ज्यादा जरूरी है किसी भी ह्यूमन बॉडी के लिए, किसी भी लिविंग बीइंग के लिए आई वुड से, क्योंकि जब आप खाना खाते हो डाइजेस्ट नहीं होगा तो इट विल नॉट परफॉर्म एज इट शुड इन द बॉडी, ठीक है। इसीलिए डाइजेशन का बहुत जरूरत होता है बॉडी में। लेकिन क्योंकि अगर डाइजेशन जो है वो बॉडी में अच्छे से नहीं हो रहा है तो गाइज एक तरह की ब्रेन डिजीज बन जाती है। तो वो ब्रेन डिजीज क्या कहलाती है, वो कहलाती है हेपेटिक एंसेफेलोपैथी। तो ये जो हेपेटिक एंसेफेलोपैथी है ये एक ऐसी डिजीज है जो कि डाइजेशन ढंग से ना होने के कारण होती है, ठीक है। तो ये नाम आपको याद रखना है और ये एक ब्रेन डिजीज है।
Okay, next है according to the Aaron inscription, for what reason did his father choose Samundragupta as the king? तो guys, according to Aaron inscription, जो उनके father हैं चंद्रगुप्त प्रथम, उन्होंने जो समुद्रगुप्त थे उनको किंग इसीलिए चुना था क्योंकि उन्होंने उनमें वो जज्बा देखा। जज्बा से मेरा ये मतलब है उन्होंने उनमें वो डिवोशन देखा, वो करेक्ट फॉर्म ऑफ व्हाट इज इट कॉल्ड, लाइक कोड ऑफ कंडक्ट देखा, वो वैलर देखा कि हाँ ही इज द पर्सन जिसको भाई किंग बना देना चाहिए, वो किंग बनने के योग्य है। तो वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ड्यू टू हिज डिवोशन, राइटियस कंडक्ट एंड वैलर। अब ये जो सिलेक्शन था इसको पब्लिकली कब अनाउंस किया? तो गाइज ये जो सिलेक्शन था कि जो समुद्रगुप्त है उसको राजा घोषित कर दिया जाएगा, इसको पब्लिक करा गया एक असेंबली में, एंड वहां पर ये नोट किया गया कि जो फेसेस ऑफ अदर प्रिंसेस हैं जो कि इक्वल बर्थ रोल हैं बिफोर अ मेलंकली एक्सप्रेशन, वो सारी चीजें भी ध्यान में रखी जाएं, क्योंकि ये सारी चीजें भी ना कभी कभी कहते हैं ना अंदरूनी इंटरनल जो आपका जो फाइट होता है उन सब चीजों को बढ़ावा देता है, तो ये सारी चीजें भी उसमें ध्यान रखी गई थी, बिकॉज इट वाज अ इम्पोर्टेंट पॉइंट बिफोर मेकिंग समुद्रगुप्त एज द किंग। Okay, next question. Which state ranks first in नीति आयोग's state health index? So guys, नीति आयोग के द्वारा सबसे पहले तो कमेंट में बता दो नीति की फुल फॉर्म, if you guys know, so that I'll come to know that you guys know. Okay, so नीति आयोग के एक जो स्टेट हेल्थ इंडेक्स जो कि वो पब्लिश करता है उसके द्वारा ये बताया जाता है कि कौन सी स्टेट जो है वो हेल्थ इंडेक्स में सबसे ऊपर आ रही है, वो हेल्दी है, हेल्थ पे नंबर 1 पे आ रही है, ठीक है। कुछ इस तरह का वो अपनी रिपोर्ट में शेयर करते हैं उस इंडेक्स के द्वारा। तो गाइज उसमें जो स्टेट ने नंबर 1 करा है, स्टेट ने टॉप करा है, वो है केरला। सो केरला करेक्ट आंसर हो जाएगा। Okay, next है which part related to cooperative society was added by the 97th Constitutional Amendment Act? So guys, it was part 9B. So part 9B आपका correct answer हो जाएगा। जो 97 Constitutional Amendment Act है 2011 का, उसने part 9B इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक्ट करा है, जो कि बहुत ज्यादा स्पेसिफिकली ये एड्रेस करता है कि जो गवर्नेंस है और रेगुलेशन है कोऑपरेटिव सोसाइटीज के, वो अच्छे से चल रहे हैं, उनका प्रॉपर टेक केयर हो रहा है और इंश्योर करने वाली चीजें इंश्योर हो रही हैं। और ये जो पार्ट है दिस बेसिकली इंक्लूड्स आर्टिकल 243 ZH से लेके 243 ZT तक, ठीक है। ये सारा आपको इस भाग में मिलता है, जो कि डिटेल में आपको वो सारे प्रोविजंस बताता है जो कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए बने गए हैं, और ये इंश्योर करता है कि वॉलंटरी फॉर्मेशन होना चाहिए, ऑटोनोमस फंक्शनिंग होनी चाहिए, डेमोक्रेटिक कंट्रोल होना चाहिए और प्रोफेशनल मैनेजमेंट भी होना चाहिए, because all of these things are very much required when you are handling a cooperative society. और इसी के साथ साथ एक और इम्पोर्टेंट चीज जो आपको जान लेनी चाहिए वो ये कि ये जो अमेंडमेंट था इसने ये चीज भी पॉसिबल करी थी दैट द राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है, मतलब एक अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी बनानी है उसका अधिकार जो है वो एक फंडामेंटल राइट है, ठीक है। मतलब वो फंडामेंटल राइट उसको घोषित किया जा चुका है, लेकिन किस आर्टिकल के अंतर्गत वो बात आती है? तो इट कम्स अंडर आर्टिकल 19(1) सबसेक्शन सी एंड इंक्लूडेड अंडर आर्टिकल 43B। तो ये दो आर्टिकल ऐसे हैं जो कि इंश्योर करते हैं दैट द कोऑपरेटिव सोसाइटी कैन बी फॉर्म्ड एंड इट इज गिवन द राइट, अ फंडामेंटल राइट, ठीक है। और ये जो है ये आपके डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर मेंशन है, इसीलिए वो एम्फेसाइज ये भी करती है जो स्टेट के रोल होते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज को प्रमोट करने के लिए वो करेक्टली किए जाएं। Okay, next we have where was the trilateral summit 2025 of WHO, WIPO and WTO held? तो guys ये हुआ था आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड में, so जिनेवा स्विट्जरलैंड आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है व्हाट आर द नेगेटिव इंपैक्ट्स ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857? सो गाइस 1857 की जो क्रांति हुई थी कुछ उसके कुछ ज्यादा ही नेगेटिव इंपैक्ट्स भी सामने आए थे, जिसमें सबसे पहला था ट्रांसफर ऑफ पावर, ठीक है। अब ये जो ट्रांसफर ऑफ पावर था उसमें क्या देखने को मिला था कि जो रिवोल्ट था उसने जो पावर थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास थी, तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी से फिर ब्रिटिश क्राउन को दे दी गई थी,
ठीक है, जिसमें काफी सिग्निफिकेंट शिफ्ट गवर्नेंस हुए थे, काफी ज्यादा भाई सरकार बदल रही है तो ऑब्वियसली इट हैज टू बी देयर। अगला देखा गया था कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द इंडियन काउंसिल, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था 1858 का, वो एस्टेब्लिश किया गया एज इंडियन काउंसिल, जो कि ब्रिटिश एडवाइजर्स के साथ थे। एंड उनका जो एम था वो ये था टू इम्प्रूव गवर्नेंस, लेकिन किस तरह से, बट ऑफन exacerbated divisions among Indian। ओके, नेक्स्ट आपको एक और चीज जाननी है जो कि है इंक्रीज्ड ब्रिटिश कंट्रोल। ब्रिटिश कंट्रोल बहुत ज्यादा बढ़ गया था इस रिवोल्ट के बाद। ठीक है, जब ये रिवोल्ट हुआ था 1857 का, उसके बाद जो इंडिया में जो प्री इंडिपेंडेंट इंडिया थी उसमें ये देखा गया था कि इस रिवोल्ट ने लोगों के अंदर बहुत ज्यादा डर पैदा कर दिया था। और क्योंकि ब्रिटिश सरकार थी तो वैसे ही लोग बहुत ज्यादा डरते थे, which actually led to a reduction in Indian soldiers, क्योंकि इतनी आर्मी नहीं थी जो कि इंडिया की थी। जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने टेक ओवर कर लिया था सब कुछ, और बहुत ही ज्यादा अग्रेसिवली वो इंडियंस को फिर ट्रीट करते थे। और रिलीजन के बेसिस पर बहुत ज्यादा फाइट भी होती थी। रिलीजन्स के जो हिंदूज थे उनको काफी ज्यादा बैकलैश फेस करना पड़ता था। आई डोंट नो व्हाई, बिकॉज मे बी ब्रिटिशर्स वर द रूलर्स देन, इसीलिए उनको काफी ज्यादा वो कास्टिज्म और रिलीजन वाली चीजें फेस करनी पड़ती थी। नेक्स्ट है सोशल रिफॉर्म्स। तो सोशल रिफॉर्म्स और एक्सप्लॉयटेशन में क्या है, ये जो रिवोल्ट है उसने एक्सपोज करा था जो भी एक्सप्लॉयटेशन होती थी इंडियंस की, प्रॉम्प्टिंग द ब्रिटिशर्स टू इंट्रोड्यूस हार्श सोशल रिफॉर्म्स। ठीक है, क्योंकि इंडियंस चुप नहीं बैठे थे, इंडियंस ने काफी रिवोल्ट लेकर आया था, काफी सारे सोशल रिफॉर्म्स ऐसे जो कि उन्होंने लेकर आए थे, एंड वो जरूरी भी थे इंडिया के लिए। कहीं ना कहीं उनको जस्टिस चाहिए था, टैक्सेस वो दे दे के परेशान थे, अपने लैंड्स वो दे दे के परेशान थे, इसलिए somehow they wanted to be heard। नेक्स्ट आपका पॉलिटिकल पोलराइजेशन जरूर से आया था। पॉलिटिकल पोलराइजेशन से हमारा क्या मतलब है कि ये जो रिवोल्ट हुआ था इसने कंट्रीब्यूट करा था टू द डिवीजन ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन। फिर क्या हुआ था, जो टोटल पॉपुलेशन थी इंडिया की वो डिवाइड हो गई थी, उसमें सोशल और पॉलिटिकल दोनों ही पोलराइजेशन बहुत ज्यादा बढ़ गए थे ड्यू टू दिस डिविजन दैट कुड बी सीन देन। और ये जो चेंजेस थे उनका काफी ज्यादा लास्टिंग इफेक्ट देखा गया था इंडिया की पॉलिटिकल लैंडस्केप में। और जो भी इंडिया का रिलेशनशिप रहा था ब्रिटिशर्स के साथ, उसमें काफी ज्यादा ड्रास्टिक चेंजेस देखे गए थे पोस्ट हैविंग दिस पर्टिकुलर रिवोल्ट ऑफ 1857। So the next question is, what is the goal of the 6G India Summit? So guys, 6G India Summit जो अभी आ रहा है, आने वाला है, we would say, तो उसका जो मेन एम है, मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि जो इंडिया की पोजीशन है एज अ ग्लोबल लीडर, ठीक है, 6G टेलीकम्युनिकेशंस में उसको बहुत ज्यादा बढ़ाना। 6G टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा आगे इंडिया का नाम आए बाय द ईयर 2030 तक, तो ये गोल रखा गया है 6G इंडिया समिट में। अभी जो इनिशिएटिव है ये कहलाया जाएगा भारत 6G विजन, जो कि अभी भी ये टैगलाइन के साथ ही इसको आगे बढ़ाया जा रहा है, जिसका नाम रखा गया है भारत 6G विजन, जिसका मेन एम यही है टू इनहेंस कनेक्टिविटी, स्पीड बढ़ाई जाए और कैपेबिलिटी बढ़ाई जाए। ठीक है, वो कहीं ना कहीं बढ़ेगी जब 6G होगा तो। इसके अलावा रेवोल्यूशनाइज वेरियस सेक्टर्स, जैसे कि हेल्थ केयर हो गया, एजुकेशन हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, इन सब सेक्टर्स को रेवोल्यूशनाइज कराया जाए, और वो तभी पॉसिबल है व्हेन इंडिया गेट्स 6G टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसके अलावा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 243F, व्हाट इज द मिनिमम एज टू कॉन्टेस्ट पंचायत इलेक्शंस इन इंडिया? तो अगर आपको पंचायत इलेक्शंस में कॉन्टेस्ट करना है तो आपकी मिनिमम एज जो है वो 21 ईयर्स की होनी चाहिए। ये प्रोविजन है, ये प्रावधान है जो कि आपके आर्टिकल 243F के तहत लागू किया गया है, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। अगर आप 21 साल के हो तो आप कॉन्टेस्ट कर सकते हो पंचायत इलेक्शंस जो भी होते हैं इंडिया में। ठीक है, सो 21 ईयर्स इज बेसिकली द मिनिमम एज। और ये जो प्रोविजन है ये एनकरेज करता है यूथ पार्टिसिपेशन, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा यंगस्टर्स आगे आए और पार्टिसिपेट करें और गवर्नेंस को हैंडल करें, जिससे कि
एक यंग माइंडसेट के द्वारा इंडिया को देखा जा सके, क्योंकि जो इंडिविजुअल्स होते हैं जिन्होंने वो एज अटेन कर ली है 21, वो एलिजिबल तो है ही, उसके साथ साथ दे हैव दैट यंग माइंडसेट जो कि कहीं ना कहीं इंडिया की इकोनॉमी के लिए अच्छा है। Okay, next question. In which legislative assembly election were Indian given the right to question the budget? तो guys ये हुआ था हमारे इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 में। जो 1892 का इंडियन काउंसिल एक्ट था उसके तहत जो इंडियंस थे उनको ये राइट दे दिया गया था कि वो बजट जो प्रेजेंट किया जाता है ना सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, उसको क्वेश्चन कर सकते हैं। उसमें कोई भी बात अगर ऐसी मेंशन है तो आप उसको क्वेश्चन कर सकते हो। ये एक लेजिस्लेटिव रिफॉर्म बना दिया गया था कि जो इंडियंस हैं उनको ये राइट टू क्वेश्चन द बजट दिया जाए। अभी जो एक्ट था उसने इंट्रोड्यूस करा था प्रिंसिपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो कि एक्चुअल में अलाउ करता है जो भी मेंबर्स होते हैं उनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डिस्कस करने को एंड क्वेश्चन द एग्जीक्यूटिव ऑन पब्लिक इंटरेस्ट मैटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फीमेल डांस ऑफ द लाई हराओबा फेस्टिवल कॉल? तो गाइज वो कहलाता है माएबी। इसको हम बोलते हैं MAIBI। अब ये जो डांस होता है ये जो इसी नाम से मिलती जुलती एक कम्युनिटी है मणिपुर की, जिसको हम बोलते हैं मैतेई। तो मैतेई जो कम्युनिटी है मणिपुर की, और ये फेस्टिवल भी क्योंकि मणिपुर का ही है तो वहां पर इसको परफॉर्म किया जाता है, सेलिब्रेट करा जाता है। और इस उसमें वो क्या करते हैं, इस फेस्टिवल में क्या करते हैं, डांस किया जाता है, गाने गाए जाते हैं, जो भी उनके भगवान और देवी देवता होते हैं उनको पूजा जाता है। बेसिकली उन डायटीज को वर्शिप करने के लिए ही जो मायती कम्युनिटी होती, मैतेई कम्युनिटी है, वो ये मायबी जो फीमेल डांसर्स हैं लाई हरोबा फेस्टिवल के, वो परफॉर्म करते हैं। ओके, नेक्स्ट आपको पूछा गया था बैंक ऑफ मद्रास कब स्टैब्लिश हुआ है? तो गाइज 1 जुलाई 1843। व्हाट वाज द नेम ऑफ अलाउद्दीन खिलजी मिलिट्री डिपार्टमेंट? तो गाइज उस समय में दीवाने अर्ज बोला जाता था, तो दीवाने अर्ज इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको उदय यानी UDAY का फुल फॉर्म पूछा गया था, विच इज उज्जवल डिस्कॉम अश्योरेंस योजना। और ये जो है ये योजना 5 नवंबर को शुरू कर दी गई थी साल 2015 में। सो 5 नवंबर 2015 जो है दैट इज द डेट ऑफ इट्स एस्टेब्लिशमेंट व्हेन इट स्टार्टेड एक्चुअली, विच इज उज्जवल डिस्कॉम अश्योरेंस योजना। नेक्स्ट आपको पूछा गया था एक ट्राइबल डांस आपको बताना था, आपको ऑप्शन गिवन थे, उनमें से आपको ट्राइबल डांस बताना था कौन सा था। सो गाइज उसमें एक गुसद्दी नाम का एक ट्राइबल डांस है, तो वो आपका एक ट्राइबल डांस है जो कि गोंड ट्राइब जो है तेलंगाना की, उनके द्वारा परफॉर्म किया जाता है। कब किया जाता है? दिवाली पर, ठीक है, दिवाली जब होती है तब किया जाता है। तो गुसद्दी आपका एक ट्राइबल डांस है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन पूछा गया था, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्क्राइब्स द फाइनेंशियल रिलेशंस बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स? तो गाइज इट इज पार्ट 12 और आर्टिकल 268 से लेकर आर्टिकल 293 के अंतर्गत ये आता है। और उसमें वो सारे रिलेशंस जो कि एक सेंटर और स्टेट के बीच में होते हैं वो मेंशन्ड है। नेक्स्ट आपको पूछा गया था कि सेवेंथ खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो 2025 के हैं वो कहाँ खेले गए थे? तो गाइज जो सेवेंथ खेलो इंडिया यूथ गेम्स हैं ये खेले गए थे बिहार के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में, ठीक है। तो बिहार में कहाँ कहाँ खेले गए थे? तो गाइज पटना में, राजगीर में, गया में, भागलपुर में और बेगूसराय, ये कुछ ऐसी जगह हैं जहां पर ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है ये खेला गया था। अब अगर हम बात करें कि कब से कब तक खेला गया था, तो गाइस 4 मई से लेके 15 मई 2025 तक ये गेम्स खेले गए थे इन पर्टिकुलर जगहों पर, जिसमें महाराष्ट्र ने टॉप किया था। महाराष्ट्र के बाद आया था नंबर हरियाणा का और तीसरे स्थान पर था राजस्थान, ठीक है, जो यहाँ पे स्कोर भी गिवन है आप देख सकते हैं। और यस, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया था गाइस दैट हु ऑथर्ड द बुक AI ऑन ट्रायल इन 2025? सो गाइस इट इज सुजीत कुमार एंड मोहम्मद तौसीफ आलम। ये दोनों हैं जिन्होंने इस बुक को ऑथर किया है, साल 2025 में ही किया है। पब्लिशमेंट की बात करें तो साल 2025 की जब मार्च 2025 था तब इसको प्रकाशित करा गया था।
दैट्स इट गाइस, दोज वर द वेरी इंपॉर्टेंट जीके जीएस क्वेश्चंस जो कि आज यानी 11 अगस्त के आपके पहली शिफ्ट के आरआरबी एनटीपीसी यूजी के पेपर में पूछे गए हैं. इफ यू गाइस लाइक द वीडियो, फाउंड इट इन्फॉर्मेटिव, देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल इन्फो आइलैंड. बाकी आपको पता है आपको क्या करना है, वीडियो को अपने सारे ही दोस्तों, यारों, परिवारजनों सबको भेज दो, सो दैट उनका भी थोड़ा सा भला हो जाए. एंड यस, इफ यू गाइस कम अक्रॉस एनी क्वेरी, क्वेश्चन या फिर रिकमेंडेशन, तो प्लीज जरूर से कमेंट करके बता दो, हम ध्यान रखेंगे आगे से. ठीक है, आज के लिए गाइस बस इतना ही. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. वी विल सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो. तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल द कैंडिडेट्स.